हमने देखा कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई टर्की की आर्म्ड फोर्सेस की इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ टर्की। चेंज कब आया ये अब हम स्टडी करेंगे। इट वाज अराउंड द ईयर 2000 दैट सिविल मिलिट्री रिलेशंस बिगेन टू चेंज होना शुरू हो गए। दिस डेवलपमेंट हैज़ गॉन थ्रू 3 मेन स्टेजेस। अब किस तरह से चेंज हुए और क्या क्या चेंजिंग्स आई सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट हुए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जैसे आपको बताया कि प्रीवियस पेजेस पे कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा थी मिलिट्री के पास। तो पहली स्टेज में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की गई 1000 में, विच रिमूव द मिलिट्री फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। पहला काम ये किया गया कि अब गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन करेगी तो उसको फॉर्मल पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को 2000 में ही क्यों किया गया। अगर गवर्नमेंट ये कर सकती थी तो उसने पहले क्यों नहीं किया। तो इसकी रीज़न हम नेक्स्ट जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लार्जली डिस्कस करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से मिलिट्री ने खुद ही अपनी पार्ट्स को रिड्यूस किया और किस वजह से किया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वॉज स्लेडजहैमर एंड एर्गनगन केस। ये एक लीगल प्रोसेस था जो 2008 और 2010 में स्टार्ट हुआ, जिसने डिसक्रेडिट कर दिया और पैसिफाई कर दिया मिलिट्री को एज अ फैक्टर इन टर्किश पॉलिटिक्स कि अब टर्किश की पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से मिलिट्री का कोई भी रोल नहीं होगा। इसकी पूरी डिटेल को अब हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने पेपर में कि किस तरह से ये एक लीगल प्रोसेस था जो स्टार्ट हुआ। अगर आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च करें तो आपको अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लीगल प्रोसेसिंग थी अगेंस्ट मिलिट्री फ्रॉम द पोलिटिकल पावर्स कि पॉलिटिक्स सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये केसेस चलाए गए अगेंस्ट मिलिट्री मैन्स स्लेडजहैमर एंड एर्गनगन, और इसने फिर डिसक्रेडिटेड कर दिया और पैसिफाई कर दिया मिलिट्री को कि वो टर्किश पॉलिटिक्स में अब कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। थर्ड फैक्टर वो 15 जुलाई 2016 का को अटैम्प्ट, थर्ड और प्रोविजनली लास्ट स्टेज थी को अटैम्प्ट की, विच इंक्रीज्ड सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ओवरसाइट एंड कम्प्लीटली कर्ब द रोल ऑफ मिलिट्री इन टर्किश पॉलिटिक्स। ये हुआ तैयब अर्दोआन के दौर में कि जब अवाम लोग निकल आए फॉर द सेक ऑफ देयर प्रेसिडेंट, और उन्होंने किस तरह से कम्प्लीटली मिलिट्री का रोल अपनी पॉलिटिक्स में खुद ही ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जैसे हमने देखा कि 3 मेन स्टेजेस में हुआ ये काम। फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अब ये हम देखेंगे कि कैसे मिलिट्री का रोल, उनकी पोजीशंस डिसीजन मेकिंग से ख़त्म हुई। यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। टर्की चाहता था, टर्की की मिलिट्री चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिले। इस मेंबरशिप की खातिर उन्होंने खुद ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, क्योंकि ईयू के अकॉर्डिंग आपके कंट्री में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए और आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, तभी आपको यूरोपियन यूनियन की मिलेगी मेंबरशिप। इस मेंबरशिप की खातिर टर्की ने टर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने खुद ही की कुछ रिफॉर्म्स, और जिसकी वजह से टर्की मिलिट्री का जो पावर है वो कमज़ोर हो गई। किस लिए कि उनको चाहिए थे ईयू मेंबरशिप नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो फॉर AKP वाज द पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम, ईयू क्राइटेरिया बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर रिड्यूसिंग द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलिट्री। तो ये जो कहा यूरोपियन यूनियन ने जो क्राइटेरिया दिया कि क्या करें, अपने कंट्री में मिलिट्री की ओवरसाइट को कम करें, तो मिलिट्री ने खुद ही उस पावर को कम किया। मिलिट्री मैंस ने वो डिसीजंस दिए, हाँ उन पर हामी भरी कि हाँ ठीक है, आप इसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट फॉर्मल पोजीशंस हैं उनके डिसीजन मेकिंग से आप मिलिट्री मैंस को हटा दें। जब हटा दिया गया तो ये चीज़, इससे उस वक़्त की पॉलिटिकल पार्टी ने फ़ायदा उठाया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो मिलिट्री का है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। इस तरह नेक्स्ट जो और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ वो थी जुडिशियल रिफॉर्म्स। जैसे हमने लास्ट पेजेस पे देखा कि किस तरह से जुडिशरी भी कम्प्लीटली किनके हाथ में थे, मिलिट्री की थी। तो ये इनैक्ट हुए 2006 और 2010 में। ये इम्पॉसिबल बना दिया गया सिविलियंस को कि उनका ट्रायल किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स में, राइट। कि जैसे हमने अब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी आफ्टर APS अटैक जो हुआ, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बनी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं। तो ये उससे पहले टर्की में भी ऐसा ही था, बट 2006 और 2010 में जुडिशरी ने ये कह दिया कि आम सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा मिलिट्री कोर्ट्स में, बट इट इम्पॉसिबल टू ट्राई मिलिट्री ऑफिसर्स इन सिविलियन कोर्ट्स ऑफ लॉ। बल्कि उन्होंने कहा, ये पॉसिबल बनाया कि मिलिट्री ऑफिसर्स का ही ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में भी होगा, दूसरी कोर्ट्स में। मतलब मिलिट्री को उन्होंने अब अपने आगे आंसरेबल बनाया। 2012 में ओवर हाफ ऑफ ऑल टर्किश एडमायरल्स एंड 1 in 10 जनरल्स फाउंड देमसेल्व्स बिहाइंड द बार्स।
तो ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स थी जिसमें मतलब वो ही EU की वजह से, कि बेसिकली EU की मेंबरशिप हासिल करने के लिए हुआ कि टर्की की आर्मी की पावर्स रिड्यूस हुई। तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लीट फ़ायदा उठाया और कंप्लीट जो जो रिफॉर्म्स वो कर सकते थे उन्होंने की। और फिर इसी की वजह से 2012 में वही मिलिट्री जिस पे पहले किसी भी तरह के क्राइम पे कोई पूछगिछ नहीं होती थी, अब वही आंसरेबल थी टू द जुडिशरी, टू द पार्लियामेंट। उसके बाद एर्गनकन और स्लेजहैमर इन्होंने भी वीकन कर दिया TSK की पोजीशन को और साथ साथ सिविलियन गवर्नमेंट को पावरफुल कर दिया। मैनी डिस्चार्जेस ऑफ द ऑफिसर डेट फॉलोवेड इन देयर वेक मेक इट इजियर फॉर एर्दोगान टू असर्ट इन्फ्लुएंस इन सीनियर पोजीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। इस एर्गनकन और स्लेजहैमर केस की वजह से तैयब एर्दोगान यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया ऑन आर्म्ड फोर्सेस, कि अब जितनी भी सीनियर प्रमोशंस और जो कुछ भी होगा आर्म्ड फोर्सेस में एर्दोगान के एसेंस से होगा। Resignation of Chief of Defense General Isaac Kushner in August 2011 became an important symbolic victory for Erdogan। तो उसने डिस्कस किया कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई टर्किश मिलिट्री की इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ टर्की, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे चेंज आया, ईयर्स ऑफ चेंज कैसे आए, उसके 3 हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। तो अभी हम इम्पोर्टेंट वही की पॉइंट्स देखेंगे कि मिलिट्री वीक किस तरह से हुई इन टर्किश पॉलिटिक्स। फर्स्ट तो ये था कि पॉलिटिकल और सोसाइटल सपोर्ट जो पॉपुलेशन की थी वो ख़त्म हो गई फॉर द मिलिट्री। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ ने पॉपुलैरिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तैयब एर्दोगान की। रिलीजियस कंजर्वेटिव एलीट ग्रुप्स की जो प्रोमिनेंस है वो इंक्रीज़ हो गई, किस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। किन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में? ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन में, बिजनेस में, मीडिया में। जो रिलीजियस कंजर्वेटिव एलीट ग्रुप थे इन्होंने डिप्राइव कर दिया मिलिट्री को मैनी ऑफ इट्स फार्मर एलाइज इन स्टेट एंड सोसाइटी, कि वही लोग जो पहले मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे अब वो रिलीजियस कंजर्वेटिव एलीट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। टॉक्स वर अपोज्ड टू मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, चेंज इन पब्लिक ओपिनियन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गया कम्प्लीटली। वही लोग जो पहले सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री की इंटरवेंशंस को अब वही इसके अगेंस्ट हो गए। इट वॉज मोर अबाउट डीमिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दैन सिविलाइजेशन ऑफ सिविल मिलिट्री टाइज। ये ऐसे नहीं था कि सिविल और मिलिट्री टाइज को इंक्रीज किया गया था, बल्कि ये डीमिलिटराइजेशन की गई थी किसकी? टर्किश पॉलिटिक्स की। Even if the military was weakened as a political factor, it was still not fully subjected to civilian control and oversight। लेकिन अभी भी इतनी पावरफुल नहीं हुआ था सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी थी इन एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल्स, पीस टाइम फोर्स डिप्लॉयमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज का सारा काम अभी भी मिलिट्री के पास था। लेकिन उनको पॉलिटिक्स में जो है उनकी पार्ट को कम्प्लीटली कर्व कर लिया। एप्लीकेशंस ऑफ द को पार्लियामेंट्री से स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गया टर्की। चेन ऑफ कमांड एट द टॉप हैज़ बीन चेंज, जो कमांड टॉप पे थी वो चेंज होगी। जो चीफ ऑफ डिफेंस है वो अब अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, पहले ऐसा नहीं था, मिलिट्री के पास ये सारी पावर थी। और जनरल स्टाफ विल बी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस यानी पॉलिटिक्स के पास कोई पावर ही नहीं थी, सारा का सारा चीफ ऑफ डिफेंस ही कर रहा था। तो इसके लिए जो है वो नेशनल डिफेंस को पावर्स दे दी गई और PMs का ऑफिस ख़त्म कर दिया गया। President will be able to give orders directly to commanders of Turkey land, air and sea forces without having to go through any other officer or authority। कि सारी मोस्टली पावर्स किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट हर तरह की कमांड कर सकते हैं टू टर्कीज लैंड, एयर, सी फोर्सेस को किसी और के कंसेंट के बगैर ही। सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल भी रिसीव्ड हो गई मैनी ऑफ इट्स प्रीवियस फंक्शंस, उसको और उसके फंक्शंस दे दिए गए। मेजर डिसीजन कंसर्निंग द आर्म्ड फोर्सेस के किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस को टैकल करना है। उसके अलावा प्रमोशंस, असाइनमेंट ऑफ कर्नल्स एंड जनरल्स टू द प्रेसिडेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मिल गई पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स मिल गई प्रेसिडेंट को, और मिलिट्री की जो इंटरवेंशन है वो ख़त्म होगी। अ न्यू बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, वन ऑफ द 9 कंसल्टेटिव बॉडीज अटैच टू द प्रेसिडेंसी, और सारी की सारी अब अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे जो भी होगी वो सारी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के बाद ही फाइनलाइज होगी, उस पर अब मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। तो ये थे कुछ चेंजिंग्स जो के बाद किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर मिल गई और मिलिट्री की इंटरवेंशन कम्प्लीटली गवर्नमेंट से ख़त्म हो गई, और तब से टर्की एक मजबूत डेमोक्रेसी बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।